हेलो एवरीवन, कक्षा 10वीं सोशल साइंस के इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक के बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए सोशल साइंस का ऐसे इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले बार मैट्रिक के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप भी सर मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अतः आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज का यह वीडियो फाइनल एग्ज़ाम का रिवीजन वीडियो है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। इसका ऑप्शन है ए में 1861 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में, सी में दिया गया है 1863 ईस्वी में और डी में दिया गया है सन 1864 ईस्वी में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि रूस में जार का क्या अर्थ होता था। दोस्तों, आसान भाषा में जान लीजिए कि रूस के जितने भी शासक अर्थात जितने भी सम्राट हुआ करते थे ना, उन सभी राजाओं उन सभी शासकों को जार कहा जाता था। अतः हम कह सकते हैं कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है, तो रूस का सम्राट होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। हमेशा याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म सन 1818 ईस्वी में जर्मनी प्रांत की मेघवा नामक शहर में हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो जर्मनी हो जाएगा। फिर पूछा जाएगा कि कब हुआ था, तो सन 1828 में हुआ था। और एक चीज़ और जान लीजिए कि कार्ल मार्क्स एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना भी की गई थी, जो समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। यानी साम्यवादी शासन का जो पहला इस्तेमाल किया गया था ना, वो कहाँ पे किया गया था। पहला ऑप्शन रूस में, जापान में, चीन में और डी में दिया गया है क्यूबा में। तो चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ए हो जाएगा। यानी साम्यवादी शासन का पहला इस्तेमाल जो है ना, वो रूस में किया गया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपियन समाजवादी था। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है लुई वलां, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स और डी में दिया गया है रॉबर्ट ओवेन। या चारों में से बताना होगा कि कौन ऐसा यूरोपियन है जो समाजवादी नहीं था। तो क्वेश्चन का सही जवाब कार्ल मार्क्स हो जाएगा। कितने स्टूडेंट को लगता है इसका सही जवाब ऑप्शन डी रॉबर्ट ओवेन होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 में बोला गया है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। पहला ऑप्शन कार्ल मार्क्स की, टॉल्स्टॉय की, दोस्तोवस्की की और डी में दिया गया है एंजल्स की। तो यहाँ पे क्वेश्चन 6 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। वार एंड पीस पुस्तक के रचनाकार टॉल्स्टॉय जी हैं। और वहीं पे बात करते हैं दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना के बारे में, तो उसके रचनाकार कौन है, तो कार्ल मार्क्स हैं। अगला सवाल में बोला गया है कि बोल्शेवी क्रांति कब हुई थी। आइए जान लेते हैं बोल्शेवी क्रांति कब हुई थी। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि नवंबर 1917 ईस्वी की बात है, जब पूरे यूरोप में बोल्शेवी क्रांति की गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, नवंबर 1917 ईस्वी को। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि लाल सेना का गठन किसने किया था। पहला ऑप्शन कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन ने, ट्रास्टकी ने और डी में दिया गया क्रेंचकी ने। तो दोस्तों, लाल सेना का जो गठन है ना, वो ट्रास्टकी के द्वारा किया गया था। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, ट्रास्टकी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 में दिया गया है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। यानी लेनिन का जो निधन है ना, मृत्यु जो है वो कब हो गई थी। पहला ऑप्शन सन 1921 ईस्वी में, सन 1922 ईस्वी में, सन 1923 ईस्वी में और सन 1924 ईस्वी में। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि लेनिन के द्वारा ही नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी सन 1921 ईस्वी में। उसी के तुरंत 2 से 3 साल बाद यानी सन 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है कि लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी। तो आप बोलेंगे कि सन 1921 ईस्वी में अपनाई गई थी।
1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति किसने अपनाया? तो लेनिन ने। और लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो सन 1924 ईस्वी में हो गई थी। वहीं पे बात करते हैं सन 1922 के बारे में। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सन 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। उसके बाद में 1917 में आकर चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किए थे। सन 1919 की बात है जब पूरे भारतवर्ष में रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया था। नहीं, रॉलेट एक्ट अंग्रेजों के द्वारा पारित किया गया था जो एक काला कानून था। और सन 1919 की ही बात है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भी पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उसके बाद में सन 1920 की बात है जब महात्मा गांधी ने पूरे भारतवर्ष में असहयोग आंदोलन चलाए थे जो सन 1922 ईस्वी तक चला था। अब जैसे सन 1922 ईस्वी तक महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चला रहे थे ना, उसी के बीच में एक कांड हो जाता है जिसका नाम रखा जाता है चौरा चौरी कांड। यदि आप लखनऊ गए होंगे या उत्तर प्रदेश गए होंगे ना, तो आपको एक चौरा चौरी स्टेशन भी देखने को मिले होगा। वहीं पे चौरा चौरी कांड हुआ था जिसके फलस्वरूप महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन जो है वो बंद करना पड़ा था। उसके बाद में आता है सन 1924। तो 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में आता है 1925 ईस्वी में RSS जिसका पूरा नाम होता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की गई थी। उसके बाद में आता है सन 1926 में। तो सन 1926 में क्या हुआ था कि मजदूर संघ अधिनियम पारित किया गया था। उसके बाद में आता है 1927। तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। उसके बाद में सन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। उसके बाद में आता है 1929। तो 1929 में आप सभी को मालूम होगा कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ था। उसके बाद में आता है 1929 के बाद में 1930। दोस्तों 1930 को याद रखिएगा कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। और यही वह आंदोलन है जिसमें नमक कानून को भी तोड़ा गया था। और यही सन 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भी हुआ था। उसके बाद में आता है 1930 के बाद में 1931। और 1931 ईस्वी में दूसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। उसके बाद में आता है 1932। तो 1932 ईस्वी में पुनः समझौता हुआ था और इसमें भी तीसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। अब यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं कि भारत के कौन ऐसे नेता थे, भारत के वह कौन ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएगा, यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता, संविधान के जनक पिता माने जाते हैं। उसके बाद में हमारा आता है 1935। और आप सभी को मालूम होगा कि 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात RBI की स्थापना की गई थी। उसके बाद में सन 1942 के बारे में कौन नहीं जानता होगा कि भारत में पूरे भारतवर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था। उसके बाद में सन 1947 की बात है, हमारा देश भारत पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया। 1949 में संविधान को अंगीकृत कर दिया गया। 1950 में संविधान को लागू कर दिया गया। और सन 1952 ईस्वी में भारतवर्ष में पहला चुनाव आयोग का गठन किया गया। और वहीं से भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया। उम्मीद है यहाँ तक आने के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चनों का रिवीजन हो ही गया होगा। आइए इसी प्रकार से अगला सवाल का सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगला सवाल में है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? पहला ऑप्शन है रूस और इटली के बीच, रूस और फ्रांस के बीच, रूस और इंग्लैंड के बीच, डी में दिया गया है रूस और जर्मनी के बीच। तो हमेशा याद रखिएगा कि ब्रेस्ट लिटोवस्क में एक संधि हुआ था जो दो महादेशों के बीच हुआ था। उस देश का नाम है रूस और जर्मनी। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। रूस और जर्मनी के बीच में संधि होने वाला किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल कि रूस का पहला समाजवादी कौन था? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है स्टालिन था, प्लेखानोव था, लेनिन था, डी में दिया गया है टॉल्स्टॉय था। तो दोस्तों रूस का जो पहला समाजवादी व्यक्ति था ना, उसे प्लेखानोव कहा गया है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 12 कि राष्ट्रपुटिन कौन था? आइए जान लेते हैं राष्ट्रपुटिन के बारे में। तो दोस्तों राष्ट्रपुटिन एक भ्रष्ट पादरी था, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, भ्रष्ट पादरी, ना कि वैज्ञानिक, ना कि दार्शनिक, ना कि समाज सुधारक। अगला सवाल देखिए यहाँ पे आ ही गया कि नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो आप आसानी तरीके से बता सकते हैं
कि सन 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लेनिन के द्वारा। उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो सन 1924 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल, दास कैपिटल की रचना किसने किया था? आसान भाषा में बता दीजिएगा। कार्ल मार्क्स के द्वारा ही दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की गई थी। अगला सवाल है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? तो पहले वाले क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सॉल्व किए हैं कि रूस में जार का क्या अर्थ होता था। तो आप सभी जाने हैं कि रूस में सम्राट जो होते थे उन्हीं को जार कहा जाता था। तो यहाँ भी बोला गया है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो आप बता सकते हैं कि सर जार कहा जाता है। अगला सवाल है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दिवस भी आपके मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को मालूम होगा कि 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। उसी प्रकार से 15 अप्रैल को भी एक दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से सन 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, मजदूर दिवस सन 1 मई को मनाया जाता है। और सन 1926 ईस्वी में मजदूर संघ अधिनियम पारित भी किया गया था। अगला सवाल यहाँ पे आ ही गया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप आसानी से बता सकते हैं कि सर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। वहीं पे बात करते हैं 5 जून की, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर की बात करते हैं ना, तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 18 को देख लीजिए, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? ये दोस्तों दास कैपिटल जो जिसके लेखक कार्ल मार्क्स जी हैं ना, उन्होंने सन 1867/68 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किए थे, जो समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, दास कैपिटल। उसके बाद में बोला गया है कि कार्ल मार्क्स ने किनके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? तो दोस्तों एंजिल्स के साथ कार्ल मार्क्स मिलकर एक बहुत ही बड़ी घोषणा पत्र को पब्लिश किए थे, जिसका नाम पड़ा था कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। तो यहाँ पे बोला गया है कि कार्ल मार्क्स ने वह कौन ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को पब्लिश किए थे, प्रकाशित किए थे? तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, एंजिल्स के साथ मिलकर। उसके बाद में 20 में बोला गया है कि जार, यहाँ पे होगा जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी पीटल थी? याद रखिएगा, जार निकोलस द्वितीय एक अयोग्य शासक था, उस पर उसकी पत्नी जरीना का भी काफ़ी ही प्रभाव पड़ा था। और ये जो राजकुमारी थी ना, ये जर्मनी की राजकुमारी थी। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, जर्मनी। अगला सवाल, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? आसान भाषा में हमेशा के लिए जान लीजिए कि हिंद चीन में लगातार 3 देश आते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। तब वियतनाम, कंबोडिया और लाओस ऑप्शन सी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? मैट्रिक एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। याद रखिएगा, यह एक ऐसा मंदिर है जिसका बहुत बड़ा इतिहास है, जो आप सभी छात्र एवं छात्राओं को जानना बेहद जरूरी है। सवाल हमसे इस प्रकार पूछा जा सकता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, कंबोडिया में। फिर पूछा जाएगा कि कंबोडिया का आधुनिक नाम क्या है? आप बताएंगे कि सर कंपुचिया है। उसके बाद में बोला जाएगा कि अंकोर वाट में जो मंदिर स्थित है, जो मंदिर स्थित है ना, इसमें किस हिंदू देवता का प्रतिमा रखा गया है? तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का क्या होगा? तो विष्णु भगवान हो जाएगा। फिर पूछा जाएगा कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो आप बोलेंगे कि सर सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा ही अंकोर वाट में भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। फिर पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे बड़ी हिंदू मंदिर कहाँ स्थित है? तो वैसे स्थिति में सही जवाब हो जाएगा कंबोडिया में। और ये कौन से मंदिर है? तो ये अंकोर वाट का मंदिर है। उसके बाद में हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? दोस्तों बहुत ही सिंपल जवाब है इसका कि हिंद चीन पूछा जाए या भारत पूछा जाए, प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो पुर्तगाली होगा। और ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि हमारा जो भारत देश का खोज करने वाले वास्को डी गामा भी क्या थे दोस्तों? तो पुर्तगाली थे। उसी प्रकार से अमेरिका का खोज करने वाले औद्योगिक कोलंबस भी क्या थे? तो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली किसे कहते हैं? तो जो लोग पुर्तगाल के रहने वाले थे ना, पुर्तगाल पहले तुर्की के अंग में माना जाता था,
तो ये जो लोग पुर्तगाल के रहने वाले थे वहाँ के नागरिकों को पुर्तगाली कहा जाता है। अगला सवाल, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। आप सभी को मालूम होगा कि हिंद चीन में जो फ्रांस है ना, ये क्या किया कि व्यापार के क्रम में पहुँच गया, वहाँ पे जाकर लड़ाई झगड़ा चालू कर दिया। अब यहाँ पे बात आता है अमेरिका की, आखिर अमेरिका का वहाँ पे रोल कैसे आ जाता है, हिंद चीन में अमेरिका जाके कैसे घुस जाता है। तो अमेरिका तो बहुत ही शक्तिशाली तथा बहुत ही बुद्धि से काम लेने वाला देश है, ये आप सभी को भी मालूम होगा। तो क्या किया कि हिंद चीन में फ्रांसीसी जाके वहाँ पे रहते रहते व्यापार चालू कर दिए। व्यापार करते करते वहाँ पे शासन करने लगे। अब जैसे हिंद चीन के रहने वाले नागरिक तथा सरकार उनका विरोध करने लगे तो क्या हुआ कि दोनों में युद्ध छिड़ गया। अब इसी युद्ध को समझौता के तौर पे समझाने के क्रम में अमेरिका भी क्या किया कि समझाने चल गया। और जब समझाने गया तो सोचा कि भाई दोनों लड़ ही रहा है, उसी का मौका फ़ायदा उठाते हुए क्या किया कि भी उसमें आंदोलन चालू कर दिया और ये भी बोलने लगा कि हमें भी इसमें हिंद चीन का कुछ हिस्सा हमें भी चाहिए। तो हिंद चीन में रहने वाले जितने भी फ्रांसीसी थे ना, उनको कोलोन कहा जाता था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। हमेशा याद रखिएगा, नरोत्तम सिंहानुक जो थे ना वो कंबोडिया के शासक थे। है दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाती है तो आप सभी छात्र एवं छात्राएँ वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देख पाते हैं ना, इसीलिए हम वीडियो को शॉर्ट कर दिए हैं और मात्र 10 से लेकर 15 मिनट का ही वीडियो आप सभी के लिए अपलोड किया जा रहा है, जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन टकरा सके। उम्मीद है आज का यह वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके मैट्रिक के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हम तो यही आपसे कहेंगे और बहुत ही बार कहेंगे कि आज के ये वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बताया गया है इन सभी क्वेश्चन को याद कर ही लीजिए, क्योंकि बाद में पछताने से कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम में बैठते हैं ना तो सोचते हैं कि काश पहले जो सर बताए थे ना उस क्वेश्चन को अगर आज याद कर लेते तो हम भी खुशी खुशी से अपना एग्ज़ाम को दे देते और अच्छे नंबर से पास हो जाते। तो मेरे भाई, आज आपके पास बहुत सारा समय है अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करने का। अगर आप अपनी तैयारी को अभी नहीं कर पाएंगे तो बाद में आपको अफसोस के अलावा कुछ अन्य कोई वस्तु हासिल होने वाला तो है नहीं। तो इसीलिए बचे हुए समय पर ध्यान दीजिए। समय दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और समय बीतने के बाद में आप चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जब तक समय है यार, अब तैयारी करने की तैयारी मजबूत कीजिए। बिहार बोर्ड की तो वैसे स्थिति कैसी है आप सभी को भी मालूम होगा। पढ़िए तो भी ना पढ़िए तो भी तो पास करा ही दे रहा है। तो पास करने से तो मेरे भाई कुछ भी होने वाला है नहीं है। यहीं से क्या होता है कि डिग्री लेकर लोग चले जाते हैं और जनरल कम्युनिस्ट का एग्जाम देते हैं तो उनको कुछ पता ही नहीं चलता है कि क्या क्या इसमें क्वेश्चन है। तो कहते BPSC लेवल का एग्जाम है तो ये है वो है, बहुत सारा तरह तरह के सवाल करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास नॉलेज होगा नहीं तो सिंपल भी क्वेश्चन आपको कठिन लगेगा। तो वैसे आपको नहीं करना है, आपको मेहनत करके ईमानदारी से आपको एग्ज़ाम को फाइट करना है और अच्छे नंबर से पास करना है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी छात्र छात्राओं के साथ है। आज के इस वीडियो को हम यहीं पेंट करते हैं। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए VVI क्वेश्चन का वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब जरूर करें। प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उससे भी तैयारी मजबूत कर सकते हैं, या आप गूगल में सर्च कर सकते हैं questionforexam.com। उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ से आप जाके ऑनलाइन क्विज खेल सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं और साथ ही टेलीग्राम ज्वाइन करके टेलीग्राम पे सभी विषय का नोट्स PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो हे दोस्तों, मैं मुख्यमंत्री सारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।